एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीड, मतलब नाक से खून बहना। एपिस्टेक्सिस डिफाइन कैसे किया जा सकता है? ब्लीडिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी और नेजोफेरिंक्स। नाक के जो 3 पार्ट्स होते हैं, पहला नॉस्ट्रिल, सेकेंड नेजल कैविटी और थर्ड जो है नेजोफेरिंक्स। इस तीनों में से कहीं पे भी अगर ब्लड वेसल्स का बर्स्टिंग होता है, मतलब अगर कहीं से ब्लड वेसल डैमेज होकर के फट चुका है, तो उससे जो ब्लीडिंग होगा उसी को हम लोग कहते हैं नोज ब्लीड या फिर एपिस्टेक्सिस। ये या तो स्पॉन्टेनियस होता है या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। नोज ब्लीड्स आर रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग एंड यूजुअली स्टॉप्स ऑन देयर ओन। नोज ब्लीड्स बहुत कम ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है और ये खुद ब खुद रुक जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। फर्स्ट है एंटेरियर। इट इज़ मोस्ट कॉमन, originating from the front of the nose. The bleeding usually originates from a blood vessels on the nasal septum where a network of vessels converge. Interior nosebleeds are usually easy to control either by measures that can be performed at home or by a healthcare practitioner. तो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस में क्या होता है? तो ये सबसे कॉमन है और ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? फ्रंट ऑफ द नोज़, जो हम लोग का नेजल सेप्टम है उसमें जो आर्टरीज हैं उसमें जब ब्रेकेज होता है, डैमेज होता है ब्लड वेसल्स, तब जाके हम लोग का इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है। इसमें एक और पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में जब बोल रहे थे, द ब्लीडिंग यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ब्लड वेसल्स ऑन द नेजल सेप्टम वेयर अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स कन्वर्ज। ये जो कन्वर्ज है उसको हम लोग किसल बैक प्लेक्सस भी कहते हैं, मतलब vascular network of 5 arteries that supplies to the nasal septum। जो हम लोग का नेजल सेप्टम है उसमें टोटल 5 आर्टरीज अपना सप्लाई देते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे हम लोग पंजाब के बारे में जानते हैं कि वो 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, तो उसी तरह जो हम लोग का किसल बैक्स प्लेसेस है वो 5 आर्टरीज से मिलकर बना हुआ है। इंटीरियर नोज ब्लीड का कंट्रोल बहुत इजी है, ये घर में या फिर किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के थ्रू ये कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस। जो पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस होता है वो बहुत कम कॉमन होता है और इसमें मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ओरिजिन कहाँ से होता है पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस का? तो बैक ऑफ द नोज़, हम लोग के नोज़ के बैक पोर्शन से इसका ओरिजिन होता है। फिर है दे टेंड टू अकर मोर ओपन इन एल्डरली पीपल। जो एजेड पीपल्स होते हैं उसमें ये बहुत जल्दी होता है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस होता है पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस का। द ब्लीडिंग यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन आर्टरी इन द बैक पार्ट ऑफ द नोज। तो जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से होता है? मेनली हम लोग के नाक के पीछे के पोर्शन में जो आर्टरीज होते हैं उनके डैमेज होने की वजह से होता है। नेक्स्ट कहता है these nose bleeds are more complicated and usually require admission to the hospital and management by an otolaryngologist। इस तरह के नोज ब्लीड्स मतलब पोस्टेरियर एपिस्टेक्सिस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है और ये यूजुअली रिक्वायर करता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम लोग का एडमिशन हो, मतलब जिस पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो रहा है उसका एडमिशन हॉस्पिटल में हो और उसको ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट ट्रीट करे। ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट मतलब वो ऐसे स्पेशलिस्ट जो ईयर, नोज और थ्रोट तीनों को ट्रीट करते हैं। Sometimes in more severe cases the blood can come up the nasocranial duct and out from the eyes। कुछ सीवियर केसेस में जो ब्लड होते हैं वो नेजोक्रेमियल डक्ट के थ्रू आईज में आने लगते हैं। फिर है फ्रेश ब्लड एंड क्लॉटेड ब्लड कैन ऑल्सो फ्लो डाउन इनटू द स्टमक एंड काउज नोजिया एंड वोमिटिंग। जो एपिस्टेक्सिस हुआ है उसमें जो ब्लीडिंग हुआ है वो अगर फ्रेश ब्लड हो या फिर क्लॉटेड ब्लड हो, अगर वो किसी भी तरह से स्टमक में चले गए तो नोजिया और वोमिटिंग भी क्रिएट करते हैं। ये जस्ट याद रखने के लिए कि जो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है वो कॉमन होता है और जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है वो अनकॉमन बट सीरियस होता है। नेक्स्ट हम लोग का ईटियोलॉजी मतलब काउजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस। तो काउजेज क्या क्या है? फर्स्ट काउज में आता है लोकल काउज, जिसे
एग्जाम्पल में ले सकते हैं ट्रॉमा, म्यूकोसल इरिटेशन, सेप्टम एबनॉर्मेलिटी या फिर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या नज़ल ट्यूमर्स। तो ट्रॉमा अगर किसी को कभी चोट लगा हो तो फिर म्यूकोसल इरिटेशन जो हम लोग के नेज़ल कैविटी में जो म्यूकोस होता है उसमें अगर इरिटेशन है तो, या फिर सेप्टल एबनॉर्मेलिटी जिसको डेविटेड नेज़ल सेप्टम है या फिर किसी भी तरह का सेप्टम में होल है उससे भी हो सकता है। फिर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ या ट्यूमर, अगर किसी को इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जैसे साइनसाइटिस है या फिर कोई ट्यूमर्स है। Next point, local trauma is the most common cause, followed by facial trauma, foreign bodies, nasal or sinus infection, and prolonged inhalation of dry airs. तो जो लोकल ट्रॉमा से होने वाले एपिस्टेक्सिस है वो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि फेशियल ट्रॉमा, किसी को फेस पे कोई इंजरी हुई है जैसे रोड एक्सीडेंट वगैरह में, या कोई फॉरेन बॉडीज नॉस्ट्रल्स में चला गया है, या फिर नेजल या साइनस इन्फेक्शन है, फिर या फिर प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ ड्राई एयर, जैसे किसी किसी ऑक्यूपेशन में बहुत लंबे टाइम के लिए ड्राई एयर्स लेना पड़ता है, या फिर किसी क्लाइमेट में जैसे विंटर्स के सीजन में नॉर्मली जो हम लोग का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ड्राई होता है। नेक्स्ट वन, ट्यूमर्स एंड वेस्कुलर मालफॉर्मेशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट काउज ऑफ नोज ब्लीड्स। अगर कहीं ट्यूमर है या फिर वेस्कुलर में कोई मालफॉर्मेशन है तो वो भी काउज हो सकता है एपिस्टेक्सिस का। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक काउज, जैसे कोई ब्लड डिसऑर्डर है या आर्टियोस्क्लेरोसिस है या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? द थिकनिंग, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। मतलब जो हम लोग के आर्टरीज होते हैं उनके वॉल्स में थिकनिंग हो जाना, हार्डनिंग हो जाना या उनके वॉल्स का इलास्टिसिटी का लॉस हो जाना ही कहलाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट वन इज हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलैंगजेक्टेसिया. This refers to the formation of abnormal blood vessels in skin, in mucosal membrane, or in an organ like lungs, liver, etc. नेक्स्ट इज आइडियोपैथिक, कुछ काउजेज ऐसे हैं जो अभी तक अननोन है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एपिस्टेक्सिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ सेप्टल परफोरेशंस, मीन्स होल्स इन द नेजल सेप्टम, जो हम लोग का नेजल सेप्टम्स है अगर उसमें होल्स है, छेद है, तो भी एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस है। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज आफ्टर इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, स्कल बेस सर्जरी एंड orbital surgeries can also be a cause of severe epistaxis. वैसा ट्रीटमेंट, वैसा मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें कोई सर्जरी हो, जैसे इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हो या फिर स्कल बेस कोई सर्जरी हो या फिर ऑर्बिटल कोई भी सर्जरी हो, तो इससे भी सीवियर एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है नेजल ब्लीडिंग, पैल्पिटेशन, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न, वीकनेस। ये 5 तरह के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लोग को एपिस्टेक्सिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का डायग्नोसिस। First, medical history and the findings on the physical exam. Second, blood count may be checked to assess the degree of blood loss. एपिस्टेक्सिस में कितना ब्लड लॉस हुआ है उसके डिग्री में को मेजर करने के लिए हम लोग ब्लड काउंट का चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट में फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट प्रेशर इज यूजुअली इफेक्टिव फॉर स्टॉपिंग एपिस्टेक्सिस बाय अप्लाइंग प्रेशर टू द फ्रंट ऑफ द नोज। यूजुअली डायरेक्ट प्रेशर बहुत इफेक्टिव होता है एपिस्टेक्सिस में, कि जो हम लोग का फ्रंट ऑफ द नोज है, मतलब जो नेजल सेप्टम्स है, नॉस्ट्रिल्स है, उस पर जब हम लोग डायरेक्ट प्रेशर देते हैं तो एपिस्टेक्सिस यूजुअली स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का नेजल डीकंजेस्टेंट लाइक oxymetazoline and neosynephrine may also be used. Next, gently applying Vaseline or other ointment to the front of the nose with a Q-tip on a daily basis helps to moisturize the nose and prevent nose bleeds due to ड्राइनेस। अगर ड्राइनेस की वजह से एपिस्टेक्सिस हो रहा है, नोज ब्लीड हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वैसलिन या फिर अदर ऑइंटमेंट का यूज़ करके अपने फ्रंट ऑफ द नोज़ को मॉइस्चराइज कर सकते हैं और उससे प्रिवेंट कर सकते हैं एपिस्टेक्सिस को। नेक्स्ट आता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी ट्रामा टू द नोज आफ्टर अ नोज ब्लीड बाय पिकिंग हीलिंग स्कैब्स और ब्लोइंग द नोज टू अग्रेसिवली। अगर किसी इंसान को एपिस्टेक्सिस हुआ है रिसेंट में, तो उसको अपने जो नोज़ के एरिया है उसको, फेशियल एरिया को उसको ट्रॉमा से बचाना है, या फिर बहुत स्पीड में बहुत अग्रेसिवली ब्लो नहीं करना है, उसको हील होने देना है। नेक्स्ट है केमिकल कॉइशराइजेशन with silver nitrate is also used for control of epistaxis, not controlled by local application of pressure. अगर किसी इंसान का एपिस्टेक्सिस लोकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग
केमिकल कास्टराइजेशन देते हैं जिसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, when these methods are not effective, anterior or posterior packing might be necessary. Packing can be absorbable or non-absorbable. अगर ये सारा मेथड फेल हो जाए तो हम लोग को नेज़ल पैकिंग करना पड़ता है, या तो एब्जॉर्बेबल हो या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल हो। नेज़ल पैकिंग टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल पेट्रोलेटम गाउस पैकिंग, सेकेंड वन पैकिंग विथ कंप्रेस्ड स्पंज, थर्ड वन पैकिंग विथ एपिस्टेक्सिस बलून्स, फोर्थ वन पैकिंग विथ एब्जॉर्बेबल मटेरियल। जो फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल पैकिंग, जिसको हम लोग पेट्रोलेटम गाउस पैकिंग भी बोलते हैं, तो ये होता है एंटीरियर नेज़ल पैकिंग्स, जिसमें हम लोग टेम्पन्स और बलून्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही रेडली अवेलेबल है और बहुत ईजी है। Next one is packing with compressed sponge. Trim the compressed sponge, example Mirocell, to fit slungy through the narines. Moisten the tip with surgical lubricant or topical antibiotic ointment. Firmly grasp the length of the sponge with a bayonet forceps. Spread the nares vertically with a nasal septum and advance the sponge along the floor of the nasal cavities. Once wet with blood or a small amount of saline, the sponge expands to fill the nasal cavity and the tamponades bleeding. कंप्रेस्ड स्पंज, एग्जाम्पल मेरोसेल, इसको नरिस में फिट करने के लिए आगे से ट्रिम करके उस पर सर्जिकल लुब्रिकेंट या फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाया जाता है ताकि वो नेज़ल कैविटी से जब पास हो तो इरिटेशन ना हो। फिर जो नरिस है उसको वर्टिकली जो नेज़ल स्पेक्यूलम होता है उसके मदद से सेपरेट कर दिया जाता है और इस जो मेरोसेल है उसको नेज़ल कैविटी से बायनोट फोर्सेप के मदद से उसको अंदर की तरफ पुश किया जाता है। और जब एक बार ये जो कंप्रेस्ड स्पंज है ये जब ब्लड में भीग जाए या फिर थोड़े से स्लाइन से जब इसको ऊपर से भिगाया जाता है तो ये अंदर में मतलब जो नेज़ल कैविटीज़ है उसको ये कम्प्लीटली अपने आप को ये एक्सपेंड करता है और ब्लीडिंग के पोर्स को बंद कर देता है। Next one is packing with epistaxis balloons. Anterior epistaxis balloons, example rapid Reno, are available on different lengths. Posterior epistaxis is frequently treated with double balloon devices that have separate anterior and posterior balloons. तो जो बलून के थ्रू जब हम लोग पैकिंग करते हैं तो उसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो इंटीरियर होता है जिसमें हम लोग रैपिड रेनो को देखते हैं और सेकंड जो होता है उसमें दोनों तरफ से बलून फिट होता है। जो रैपिड रेनो है उसमें सिर्फ एक ही बलून होता है जो इंटीरियर के एपिस्टेक्सिस को प्रिवेंट करता है, बट जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है वो दोनों तरफ से प्रिवेंट करता है। Next one, packing with absorbable materials. Absorbable materials such as oxidized cellulose, gelatin foam, and gelatin and thrombin combination are suitable alternatives to nasal packing for anterior bleeds. Anterior bleeds के लिए हम लोग absorbable materials का भी यूज़ करते हैं जैसे सर्जिसेल। सर्जिसेल को जब हम लोग anterior nasal packing करते हैं तो वहाँ से जो blood loss होता है उससे वो खुद ही absorb होकर के स्वेल कर जाता है और फिर नेज़ल को पूरा पैक कर लेता है। नेक्स्ट वन, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट हम लोग को देखना है रिस्क फॉर ब्लीडिंग। रिस्क फॉर ब्लीडिंग में सबसे पहला इंटरवेंशन क्या है? मॉनिटर द पेशेंट्स जनरल कंडीशन। पेशेंट के जनरल कंडीशन को मॉनिटर करना है। मॉनिटर वाइटल साइंस, पेशेंट का वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। थर्ड आता है मॉनिटर द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग पेशेंट, कितने अमाउंट में ब्लीडिंग हो चुका है उसको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है मॉनिटर द इवेंट ऑफ एनीमिया, पेशेंट को एनीमिया का शिकायत था या नहीं उसको देखना है। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन विद द डॉक्टर अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अकर विद ब्लीडिंग सच एज ट्रांसफ्यूजन मेडिकेशन। डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करना है कि पेशेंट को किस वजह से ब्लीडिंग हुआ है, या ट्रांसफ्यूजन की वजह से या फिर किसी मेडिकेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है हम लोग का इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरनेस। फर्स्ट, असेस द साउंड और द डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग एंड चेस्ट मूवमेंट। जो पेशेंट के ब्रीदिंग के साउंड्स हैं उसको असिस्ट करना है, उसके डेप्थ को असिस्ट करना है और पेशेंट के चेस्ट मूवमेंट को भी असिस्ट करना है। नेक्स्ट है नोट द एबिलिटी टू रिमूव म्यूकस कफिंग इफेक्टिवली। अगर पेशेंट एबल है कफिंग में या फिर खुद से म्यूकस को रिमूव करने में तो उसकी एबिलिटी को नोट करना है। फिर है गिव फॉलर्स और सेमी फॉलर्स पोजीशन
फॉलर्स और सेमी फॉलर पोजिशंस क्या होता है ये अच्छे से पता होगा आप लोग को। नेक्स्ट है क्लीन सिक्रेशन फ्रॉम द माउथ एंड ट्रैकिया। अगर जो नोज ब्लीड हुआ है वो किसी तरह से ट्रैकिया या माउथ में है तो उसको क्लीन करना। नेक्स्ट है एक्यूट पेन। असेस क्लाइंट्स लेवल ऑफ पेन। पेशेंट को किस लेवल का पेन हो रहा है उसको असेस करना। एक्सप्लेन द काउज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पेन टू द क्लाइंट्स एंड हिज फैमिलीज। पेशेंट के साथ साथ उसके फैमिलीज को भी जो पेन्स है जो काउज है उसका कंसिक्वेंस बताना है। नेक्स्ट टीच रिलैक्सेशन एंड डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। जो पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो रहा है उसको हम लोग रिलैक्सेशन डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू उसके पेन को थोड़ा कम करने का कोशिश करेंगे। फिर आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइंस एंड क्लाइंट्स कंप्लेंट। पेशेंट के या क्लाइंट के क्या क्या कंप्लेंट्स हैं उनके वाइटल साइंस कैसे हैं वो सब का ऑब्जर्वेशन करना है। फिर आता है हम लोग का प्रिवेंशन। मोस्ट नोज ब्लीड्स अकर ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। जो नॉर्मली नोज ब्लीड्स होते हैं वो विंटर के सीजन में और ड्राई क्लाइमेट्स में होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन इज प्रोन टू नोज ब्लीड यूज अ ह्यूमिडिफायर इन द होम। पेट्रोलियम जेली such as Vaseline, antibiotic ointment, or a saline nasal spray also may be used to keep the nasal passages moist। जिस पेशेंट को ड्राई क्लाइमेट्स के वजह से नोज ब्लीड्स हो रहा है एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो उस पेशेंट के लिए घर में एक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ होना चाहिए या फिर पेट्रोलियम जेली का या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का या फिर स्लाइन नेजल स्प्रे का यूज़ करके नेजल पैसेज को मॉइस्ट रखने से एपिस्टेक्सिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन ट्राई नॉट टू पिक और ब्लो द नोज टू विगोरसली। मीन्स बहुत अग्रेसिवली नोज़ को ब्लो नहीं करना है, नोज़ में पिक नहीं करना है जिससे एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस को प्रिवेंट किया जा सके। इफ़ द नोज ब्लीड इज रिलेटेड टू एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल लिवर डिजीज और अ क्रोनिक साइनस कंडीशन फॉलो द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर इंस्ट्रक्शंस टू कीप दीज मेडिकल प्रॉब्लम्स अंडर कंट्रोल। अगर किसी पेशेंट को किसी मेडिकल कंडीशन के वजह से एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो उसको अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानना चाहिए एपिस्टेक्सिस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है ट्राई टू अवॉइड एनी फर्दर इरिटेशन ऑफ द नोज, डू नॉट ब्लो द नोज। जो एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट है जब उनको एपिस्टेक्सिस हो चुका है उसके बाद उनको ट्राई करना है कि जो इरिटेशन ऑफ नोज है उसको रोक सके, जैसे ब्लो नाक को बहुत ज़ोर से ब्लो नहीं करना। नेक्स्ट है ट्राई नॉट टू स्नीज और कफ इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो स्नीजिंग और कफिंग को कंट्रोल करें। नेक्स्ट है और लास्ट अवॉइड एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज सच एज हेवी लिफ्टिंग और एक्सरसाइज।